22 अप्रैल का दिन था और देश के 2800 होनहार बच्चे इंतजार कर रहे थे कि इस बार उन्होंने जो यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू दिया था उसका परिणाम कब आए। और आखिरकार 1001 बच्चों का रिजल्ट आया और उनमें कई क्षेत्रों से अलग अलग बच्चों ने जो है अभ्यर्थियों ने इस यूपीएससी को क्रैक किया। और अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजस्थान के टॉप त्रिलोक सिंह जी हैं, जिन्होंने पूरे देश में 20वीं रैंक हासिल की है और राजस्थान में वे टॉप हैं। जोधपुर के पास भागरी गांव के हैं। पूरी जानकारी इनके संघर्ष की, इनके परिणाम तक आने की और उसके अलावा कई सारी बातें हैं जो इनसे जानेंगे। त्रिलोक सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है और आपको स्वागत आपका। खुद को इंट्रोड्यूस अगर करना चाहें आज हमारे जितने भी दर्शक और विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र के लोग हैं तो क्या किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले अशोक जी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो त्रिलोक सिंह जी मेरा नाम है, जैसा कि अशोक जी ने कहा। मैं जोधपुर के ओसियां तहसील के एक गांव भाकरी से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी ने 28 साल इन्फेंट्री में सेवा दी, 21 ग्रेनेडियर यूनिट में। और मेरी माताजी गृहिणी हैं और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो आर्मी पब्लिक स्कूल जोधपुर से हुई। उसके बाद मैंने स्नातक बीएससी मैथ्स में किया किरोड़ीमल से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, और फिर एमए पॉलिटिकल साइंस में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी में लग गया था, जिसमें पहले राजस्थान के पेपर से मैंने शुरुआत की और फिर अंतिम रूप से अब तीसरे प्रयास में जो है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मेरा चयन हुआ है। आप यकीन करेंगे कि जब इनकी उम्र 20 साल की रही होगी तब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अब आप 24 साल के हैं और तीसरे अटेम्प्ट में आपने जो है यूपीएससी को क्रैक किया है। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी सर। कब आपको लगा था पहली बार कि यार मुझे, क्योंकि आप आर्मी बैकग्राउंड से, परिवार पिताजी जो हैं वो आर्मी में थे, तो कब लगा सेना में से इस परिवार से निकलकर कि मुझे सिविल सेवा में जाना, और ऐसा क्यों आपके जहन में आ गया? अशोक जी, मारवाड़ की धरा में हमेशा से एक रुझान डिफेंस सेवाओं के लिए, रक्षा सेवाओं के लिए रहा है। और मेरे पिताजी भी थे इन्फेंट्री में, तो हमेशा से वही था सपना। एयरफोर्स में पायलट बनने का सपना था। 11वीं 12वीं में तैयारी भी की और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का जो है परीक्षा भी मैंने पास की 232वीं रैंक के साथ। पर भगवान का ये मंजूर नहीं था और मेरे को मेडिकली जो है अनफिट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद सर मैंने सोचा कि अप्रत्यक्ष रूप से तो सेवा नहीं कर पाए और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा करने का मौका जो है प्रशासनिक सेवाओं में मिलेगा। और मेरे जो जीजा थे उन्होंने भी मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था प्रशासनिक सेवाओं से। तो उसके बाद सर ये इस जर्नी की स्टार्ट हुई। तो कब सबसे पहले आपके जहन में, आप कह रहे हैं कि 11th 12th में जब थे आप, तब मैं पायलट के लिए ट्राई किया था, उसके बाद से वो कब, कौन सा पल था या वो कौन सा समय था जिस ड्यूरेशन में आपने सोचा कि अब मुझे जो सिविल सर्विस में जाना है? सर मुझे अभी आज भी तारीख याद है, 15 मई 2019 को मैं मेडिकल अनफिट हुआ था रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल दिल्ली से। उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने जीजा को बताया कि अब तो दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जीजा ने बताया कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं और एनसीईआरटी से शुरुआत की। पर जब खुद से पार नहीं पड़ रही थी तो राजस्थान में जो है एक स्प्रिंग बोर्ड इंस्टीट्यूट बहुत फेमस है, वहाँ से मैंने सर जो है फाउंडेशन लिया था। और पहले सर राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का ही मन था और ये जर्नी अब यहाँ तक ले आई है मुझे सर। अच्छा, अपन पढ़ाई को लेकर, आपकी जर्नी को लेकर खूब सारी बातें करेंगे। आपके परिवार में और कौन कौन है या किन किन सेवाओं में भी क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं? पिताजी ने 28 साल जो है आर्मी में सेवा दी है और मेरे बड़े जीजा जो हैं उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी इंटरव्यू दिया था और अभी उनका चयन नहीं हुआ है, पर जल्दी उनका भी जो है चयन हो जाएगा। साथ ही साथ मेरे दादोसा के परिवार में अगर बात करें तो एक सेकंड ग्रेड टीचर भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो सेवाओं में जो है कार्यरत रहे हैं पहले से। मतलब पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो डिफेंस के साथ साथ शिक्षा जगत से भी जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रेरक बनी है। बिल्कुल। अच्छा, जब आपका परिणाम आया था 22 अप्रैल को, उस समय आप कहाँ थे और सबसे पहले जो परिणाम आपने खुद ने देखा या किसी और ने आपको बताया कि ये रिजल्ट आ गया है? मैं पहले तो घर पे ही था क्योंकि सुबह ही अनाउंसमेंट हो गई थी कि रिजल्ट आने वाला है। और उसके बाद मैंने एक दोस्त से बात की, जयपुर में मेरा एक दोस्त है, तो उसको ऐसा लगा कि मुझे ज़्यादा टेंशन हो रही है तो उसने मेरे जोधपुर के दोस्तों को कॉल किया, वो भी घर पे आ गए थे। मैंने रिजल्ट खुद ही देखा था, डर बहुत लग रहा था और मैंने सोचा स्क्रॉल करके देखता हूँ, रोल नंबर एंटर करूँगा, तो मतलब डर था एकदम से नो रिजल्ट फाउंड ना आ जाए। पर फिर जो है एकदम से पहले ही पन्ने पर जो है 2288 रोल नंबर मैंने देखा और
बहुत खुशी हुई, दौड़ा दौड़ा मैं गया घर अपने मामा जी के घर पे था मैं उस समय। तो इस क्योंकि वो स्क्रॉल करने का नो फाउंड रिजल्ट का डर इसलिए था कि पहले वो आपके साथ हो चुका है। हाँ सर, 23 में असफलता मिली थी मेंस में और 22 में सर प्रीलिम्स परीक्षा में असफलता मिली थी। तो सर ये डर तो एक था, इसीलिए सर। तो तीसरे जो प्रयास में है वो सफलता हासिल कर ली। तो उस समय क्या रिएक्शन था परिवार के लोगों का, दोस्तों का, सब लोग साथ में थे, या आपकी क्या उम्मीद थी कि यार हाँ इतनी रैंक तो मेरी आ जाएगी? सर एक्चुअली जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है उसमें बहुत ही अनिश्चितता होती है सर। तो मैंने तो यही अनुमान लगाया था कि पिछली बार से कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है तभी इंटरव्यू कॉल आया है, और सर इंटरव्यू भी, साक्षात्कार भी अच्छा गया था। पर मेरा तो यही मानना था कि बेरोजगारी का काल जैसे भी हो अंत हो, 440 में कहीं भी रैंक मिल जाए जनरल कैटेगरी में। पर भगवान की और माता रानी की कृपा थी कि 20वीं रैंक आ गई। अच्छा, जब भी कोई एग्जाम में सक्सेस होते हैं या उसको क्रैक करते हैं तो उनसे सबसे पहला सवाल ये रहता है कि आपके प्रेरणादायक कौन है, आपने किससे जो है वो इंस्पायर हुए हैं। तो यही सवाल अगर आपसे किया जाए तो आप किनका नाम लेंगे? सर अगर सिर्फ सेवा देने की बात करें तो पिताजी से काफ़ी प्रेरणा मिली थी, क्योंकि 2012 में जब वो सेवानिवृत्त हो गए थे उसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल में उन्होंने सिक्योरिटी ऑफिसर की तरह वो कार्यरत रहे। और जितने भी बजे कोई भी गांव से, ननियाल से किसी का भी कॉल आया है, चाहे वो कंसल्टेशन के लिए हो, चाहे वो पर्ची कटवाने के लिए हो, पिताजी हमेशा जो है सेवारत रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करूं तो राजस्थान के कई जो है हीरे हैं, जैसे जितेंद्र सोनी जी हैं, उनके चरण पादुका इनिशिएटिव के बारे में मैंने पढ़ा था, तो उन चीज़ों से भी सर प्रेरणा मिलती है। अभी आपने एक जिक्र किया यहाँ राजस्थान के सबसे चर्चित जो कोचिंग सेंटर है स्प्रिंग बोर्ड, उस स्प्रिंग बोर्ड का आपके जीवन में क्या असर रहा है? क्योंकि आपने कहा कि मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब जबकि ये सुना गया है कि स्प्रिंग बोर्ड तो आरएस का जो है वो फाउंडेशन तैयार करते हैं। ये सही बात है सर कि स्प्रिंग बोर्ड जो है मोस्टली आरएस को कैटर करता है, पर अभी जो है काफ़ी रीच एक्सपैंड हो गई है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी शुरू हो गए। मेरे बड़े बाबा जो हैं उन्होंने, जो अभी प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था स्प्रिंग बोर्ड का नाम, और राजस्थान में मोस्टली पहली वरीयता पर ये कोचिंग आती है। तो सर एक्चुअली जब अब आरएस का सिलेबस हम देखते हैं तो उसमें भारत से लेकर, राजस्थान से लेकर पूरे विश्व की जो चीज़ें हैं वो कवर होती हैं, साथ ही साथ जो छोटे सब्जेक्ट होते हैं, तो इससे एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। तो इवन अगर मैं बात करूं ऑप्शनल को आप हटा दीजिए तो सीएसई और आरएस जो है दोनों की लगभग सिमिलैरिटी है, और इस फाउंडेशन ने काफ़ी मदद की मेरी सीएसई की जर्नी में। तो वहाँ आपने कोचिंग कहाँ, जोधपुर में रहकर ही की थी? पहले सर कोर्स लिया था जयपुर से ही, क्योंकि जब दिल्ली से मैं कॉलेज छोड़ के आ गया था और बीच में कोरोना काल आ गया था, तो उसके बाद सर स्प्रिंग बोर्ड ने ऑनलाइन बैच शिफ्ट कर दिया था मेरा, और जोधपुर में भी क्योंकि अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, और वहीं से मैंने फिर कंटिन्यू किया, ऑनलाइन कंटिन्यू किया। और उसके बाद 2023 जो आरएस था उसके लिए भी मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज वहीं से दी है सर जोधपुर। अच्छा, नोट्स कितने मायने रखते हैं आपके इस पूरे सफ़र में? सर नोट्स का बहुत ही महत्व है इस जर्नी में, क्योंकि अगर आप देखें सर मटेरियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें हैं 500-1000 पन्नों की, और समय जब धीरे धीरे नज़दीक आता है एग्ज़ाम का तो आपको संक्षिप्त में वो जानकारी चाहिए होती है। तो इसके लिए सर शॉर्ट नोट्स का एक महत्व बहुत ज़रूरी है। तो जो भी नोट्स थे फाउंडेशन कोर्स के या जो भी एनसीईआरटी के नोट्स बनाए उनको मैंने काफ़ी शॉर्ट कर लिया। आपने नोट्स पढ़े थे? जी जी। कहाँ से खरीदे थे? जो फाउंडेशन के मुझे स्प्रिंग बोर्ड से नोट्स मिले थे वो स्प्रिंग बोर्ड से लिए थे? हाँ जी। और जो भी एनसीईआरटीज के मैंने खुद प्रिपेयर किए थे, फिजिकल जो बुक थी, ऑप्शनल के मैंने अपनी एमए और जो दीदी के नोट्स थे उनको भी यूज़ किया था। तो ये कंबाइंड सर जो पूरी चीज़ें थी उन्होंने मेरे को काफ़ी हेल्प किया। अच्छा, जो बच्चे जो अभ्यर्थी हैं आरएस का या आईएएस की तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसके बाद अपन लंबी बातचीत शुरू करते हैं। सर सबसे पहला मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि निरंतरता जो है ज़रूरी है। जो खरगोश और कछुए की कहानी हो कहीं ना कहीं सच है कि एक ही दिन में स्प्रिंट मारने से बेहतर है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो है, लंबी दौड़ है क्योंकि उस हिसाब से तैयारी करें। और बैकअप सर हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने प्रशासनिक सेवाओं का चयन किया तो साथ ही साथ दूसरे एग्जाम भी दिए, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो का मैंने एग्जाम दिया था, हालांकि उसमें अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ, परंतु फिर भी क्योंकि जो मध्यम वर्ग परिवार से छात्र आते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपने सपनों का जो वजन है उसके साथ परिवार का जो बोझ है वो भी कंधों पर उठाना पड़ता है। अच्छा, अगर पढ़ाई कुछ और बातें करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको विशेष तौर पर यही सुनना है कि हम त्रिलोक जी को सुने और उनके जीवन के बारे में, उनके इस जर्नी के बारे में हमें बहुत कुछ, वो इससे कई सारी प्रेरणा जो शब्द हैं वो आपसे लेंगे। अब ये बताएं कि आपका जो शेड्यूल है पढ़ाई का या आपके खुद के जीवन का, दिनचर्या क्या रहती है?
सर हर स्टेज ऑफ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो है दिनचर्या मेरी रहती है। जैसे प्रीलिम्स जब होता है नज़दीक, तो प्रीलिम्स में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता, इतनी मेहनत नहीं होती, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो उसमें मैं जनरली 8 सवा 8 तक लाइब्रेरी पहुंचता था, फिर वापस 12 साढ़े 12 तक घर आके लंच, फिर आधा घंटा रेस्ट, फिर 2 सवा 2 तक वापस लाइब्रेरी पहुंचता था, फिर 6 साढ़े 6 तक, और रात में 1 डेढ़ घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, PYQ देख लिए, तो इस हिसाब से 9-10 घंटे का शेड्यूल रहता था। और वीकेंड पे कभी दोस्तों से मिल लिए, नज़दीक ही रहते थे, बैटलेक्स का एक आर्मी ग्राउंड है हमारे कैंट एरिया में रहता था, तो वहाँ पे कभी बास्केटबॉल खेलने चला जाता था। क्या इंटरेस्टेड आपका सब्जेक्ट है सबसे ज़्यादा, खेलना या ऐसा जो मन को भाता है कि हाँ चलो पढ़ाई है तो मेरा ज़रूरी है, लेकिन एक ऐसा कोई चीज़? सर कविताएं पढ़ने का बहुत शौक है, साथ ही साथ बास्केटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक है। मैंने पहले स्कूल लेवल पे तो मैं नहीं खेल पाया ज़्यादा, पर जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज गया तो मैंने काफ़ी जो है बास्केटबॉल खेला। साथ ही साथ 12th क्लास में मैंने 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग भी की थी, और फिर प्री नेशनल्स तक भी मैं गया था उसमें। पर जनरली अगर देखें तो खेल की क्रियाओं में बास्केटबॉल पसंद है, लाइव स्पोर्ट्स देखना, कविताएँ पढ़ना। हम लोग आजकल देखते हैं कि अपने विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र से या राजस्थान या देश के किसी भी क्षेत्र से जो बच्चे तैयारी करने के लिए सोचते हैं या इस चीज़ों में जाना चाहते हैं, वो दिल्ली या जयपुर या जहाँ जहाँ कहीं एक बार जाकर के कई बार हताश होकर के वापस आ जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है और उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? सर मुझे लगता है इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें जो महानगर हैं जैसे दिल्ली है, वहाँ पर तैयारी की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर निरंतर वो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल तक, क्योंकि अनिश्चितता है काफ़ी इस परीक्षा में, और उन्हें सफलता हाथ नहीं लगती है तो हताश हो जाते हैं, परिवार का भी कुछ जो है प्रेशर रहता है, तो उस वजह से कभी कभी मोराल डाउन हो जाता है। तो मेरे भी काफ़ी दोस्त थे, उन्होंने दिल्ली से जयपुर शिफ्ट किया था क्योंकि कॉस्ट भी कम थी यहाँ पर, और मल्टीपल एग्जाम्स की फिर तैयारी करते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमेशा आपका एक सपोर्ट ग्रुप हो जो आपको सपोर्ट करे, और आपको आत्मविश्वास नहीं खोना है। अगर आप मानेंगे तो जैसे NDA का भी मैंने जब इंटरव्यू दिया तो 5वें प्रयास में मैं सफल हुआ था, तो वो भी एक काफ़ी प्रेशर था। मतलब लगातार असफलताएं काफ़ी देखी है जीवन में, पर दोस्त अच्छे रहे थे हमेशा, और जो मेरे बड़े जीजा हैं वो भी हमेशा से उन्होंने भरोसा दिलाया। मतलब दुनिया कुछ भी कहे, और मैं कभी भी खुद भी मोराल डाउन हो जाता तो जीजा बोलते थे कि नहीं नहीं तू कर लेगा, तो उस भरोसे से काफ़ी जो है सर आगे बढ़ने की। तो इसके अलावा आपने कितने एग्जाम, खूब सारे एग्जाम दिए? सर अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो मैं लगभग 16-17 ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे चुका हूँ अभी तक। अच्छा, और सफलता कितनी? सफलता सर NDA में पूर्ण रूप से चयन हो गया था, मेडिकली अनफिट हो गया। CDS का मैंने 3 बार जो है पेपर क्लियर किया है। तो बार बार मेडिकल अनफिट क्यों हो रहे थे, क्या हो गया था? सर एक ही मतलब एक बार फाइनल जब रूप से एसिमेट्रिकल चेस्ट वॉल है सर, यहाँ से थोड़ी जो चेस्ट बोन है वो थोड़ी सी रेज्ड है, तो उस वजह से मेडिकल में कोई मतलब खेलते वेलते कुछ हुआ था या बाय बॉर्न है? सर ये जैसे 3-4 साल की उम्र में बक्सा गिर गया था, ये निशान आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उसकी वजह से जो बोन की ग्रोथ थी वो इरेगुलर हो गई। घर में बक्सा जो रखा होता है, हाँ जी, होली के वो क्या करता है? तो पिताजी का जो सर्विस का जो बक्सा मिलता है जब रिटायर आते हैं, तो वो उस समय खेल रहा था, होली का समय था, मैं और मेरे बड़े पिताजी के जो भैया हैं वो, और एकदम से वो फिसल गया, और ऐसे जे होती है ना अपने मारवाड़ी में जे है वहाँ पे, तो उससे वो नीचे गिरा और फिर उससे निशान बन गया। तो यहाँ रहा था वो काफ़ी देर तक, तो उस समय उम्र कम थी तो बोन का जो आगे डेवलपमेंट हुआ वो सही से नहीं हो पाया। जब मारवाड़ी भाषा को कितना पसंद करते हैं? आपने अभी आप मारवाड़ी का नाम जिक्र ले लिया है, क्योंकि आप स्प्रिंग बोर्ड का आपने नाम लिया, और स्प्रिंग बोर्ड के एक सर हैं चलकोई राजवीर सिंह जी, वो मारवाड़ी भाषा को लेकर पूरे राजस्थान में पूरे देश में ट्रेंडिंग पर है। तो मारवाड़ी भाषा को किस तरीके से देखते हैं? सर मारवाड़ी भाषा दिल के बेहद ही करीब है, क्योंकि जब हिमाचल में भी पोस्टिंग आई थी हमारी, कहीं भी रही हो पोस्टिंग, घर में वार्तालाप का माध्यम हमेशा मारवाड़ी रहा है। और ऊपर से मेरे जो बड़े पिताजी हैं उनको काफ़ी शौक है, मतलब मेरे को बैठ के सारी पीढ़ियाँ बताते हैं कि आप दुर्गादास जी के वंशज हो, ये नगाड़ा है, ये आपकी तलवार है। तो जो राजवीर सर की क्लिप्स हैं वो भी हिस्ट्री की बात करती हैं। राजवीर सर जी एक बार आए थे हमारे उधर, तो पापा जी ने उनसे मुलाकात की थी, काफ़ी डिस्कशन किया, तो वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है सर मेरे लिए। अब चलो आप फाइनली आप जो हैं 20वीं रैंक पर, और हमारे राजस्थान के तो गौरव हैं, आप राजस्थान में टॉप हैं। अब क्या मन में चल रहा है कि मेरे राजस्थान में अगर मुझे सेवा करने का मौका मिलता है तो मुझे जहाँ मिला तो मैं ये कुछ चीज़ें मेरे जीवन में या मेरे समाज में, मेरे आसपास ये बदलाव करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला सर अगर देखें तो राजस्थान में जो भी अभी स्कीम्स वगैरह चल रही है उनका तो अच्छा इम्प्लीमेंटेशन है, पर जो मेन कारण मैं देखता हूँ जोधपुर या बाड़मेर ज़िले में, और ख़ासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, शिक्षा का स्तर जो है प्राथमिक दर पर वो इतना अच्छा नहीं है। जोधपुर जैसे बड़े शहर में पलायन जनरली करना पड़ता है परिवारों को, तो उसको सुदृढ़ किया जा सकता है। साथ ही साथ जो हमारे खेती का जो एरिया है
उसमें सर एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज अभी तक फुल्ली पोटेंशियल पे नहीं बन पाई है। मथानिया आप देखेंगे इतना फेमस है, वहाँ की मिर्च इतनी फेमस है, बाहर के लोगों को पर इसका ज्ञान नहीं है और ना ही इसकी इतनी मार्केटिंग हो पाती है। अभी जैसे सीधी मारवाड़ी जो कौशल्या जी का है इनिशिएटिव, ऐसे करके और भी गाँव के लोगों को अगर आगे लाया जाए और वैल्यू चेन का अगर डायरेक्ट प्रॉफिट किसानों को मिलता है तो उससे भी सर काफ़ी फायदा हो सकता है। अब त्रिलोक सिंह जी, जब रिजल्ट आ गया आपका, उसके बाद से 4-5 दिन का ये जो सफर है, 2-3 दिन का, ये कैसा है? किस तरीके से लोग मिल रहे हैं? क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सर, पहली बात तो मतलब बिल्कुल भी मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था कि इतना मतलब रिस्पांस आएगा, क्योंकि जो पूरा समाज है और पूरा जो मारवाड़ का क्षेत्र है काफ़ी गौरवान्वित है और हर जगह से जो है बधाइयों के मैसेज आए हैं। पूर्व सीएम अशोक जी ने भी कॉल किया था और जो भी बड़े बड़े नेता हैं और मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरी नानी जी, मतलब मेरे दादा दादी जी नहीं हैं अभी, सिर्फ नानी जी ही जीवित हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी जो है ये गर्व का मौका था और वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, ऐसा कभी किसी ने आपको पहले कहा था कि परिवार में नानी जी ने, दादा जी ने, या किसी ने भी, क्या त्रिलोक तेरे को तो अफसर बनना है या बड़ा कुछ करना है? क्योंकि मेरा जन्म दिल्ली में हुआ था तो मेरे नाना जी प्यार से मुझे दिल्ली दरबार बोलते थे। अच्छा, तो वो एक था सपना उनका भी, वो देख नहीं पाए, परंतु अभी जो है वो मैंने सफल किया और मेरे बड़े पिताजी को भी काफ़ी गर्व था कि कुछ ना कुछ सरकारी सेवा में अच्छा करेगा। पिताजी अभी भी क्या करते हैं? अभी महात्मा गांधी में सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, परंतु अब जो है मैं उन्हें फोर्स करूंगा कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए। अच्छा, अब आराम कीजिए, आप हो गया। बिल्कुल। तो आपके मन में था कि जब मेरा क्लियर हो जाएगा उसके बाद मैं पिताजी को ये बात बोलूंगा? बिल्कुल। जॉब, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में आप देखेंगे कि रोजगार के इतने माध्यम है नहीं, खेती में भी इतना कोई आउटपुट है नहीं, तो जितने लड़के हैं सब फौज की तैयारी करते हैं और मेरे तो सारे बैचमेट लगभग सेवाओं में हैं ऑलरेडी, तो वो भी एक प्रेशर था कि पिताजी को जल्दी से जल्दी, अब कितनी सेवा करेंगे, 28 साल वहाँ कर ली, 12 साल यहाँ, तो एक वो भी बहुत ही मेरे लिए एक रिलीफ का मोमेंट है कि पिताजी अब एट लास्ट रिटायर हो जाए। तो लोग साहब, आप यूथ जनरेशन में हैं, 24 साल आपकी उम्र है और इस उम्र के हम लोग बच्चों को देखते हैं, अधिकतर जो ऐसे बच्चे होते हैं पढ़ाई के साथ साथ उनके जीवन में आज एक बहुत ही यूँ कहें कि एक ऐसी चीज़ आ गई जो उनको प्रभावित कर रही है, वो सोशल मीडिया है या किसी भी क्षेत्र में आप लोग, तो ये किस तरीके से हानिकारक है या इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जरूरी भी है आज के ज़माने में, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में ये बहुत नुकसानदायक हो रही है। बिल्कुल अशोक जी, आपने सही कहा, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है, परंतु अब जो ज़माना है, अगर हम वास्तविकता देखें तो तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी का काफ़ी रोल बढ़ रहा है लाइफ में, तो यूथ को यही सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया का कैसे वो बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कुछ भी वो इन्फॉर्मेटिव देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम का भी यूज़ अच्छे से वो कर सकते हैं। मतलब थोड़ा उनको समय में जो है बाउंड होकर इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और कोई भी अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं उसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे और अपने जो लाइफ के गोल को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो वो एक दिक्कत बन जाती है। सर, एक यूपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहा है उस बच्चों को कितने घंटे तक पढ़ाई करनी चाहिए? सर, इसके लिए भी काफ़ी जो है अलग अलग जो है पैरामीटर हैं। जैसे मैंने जल्दी तैयारी शुरू कर दी थी फर्स्ट ईयर के बाद से, तो मैं कम समय देता था और लंबे समय तक मैंने कम समय भी पढ़ा तो भी मेरे को सफलता मिल गई। पर मैं यही चाहूँगा कि अगर जल्दी शुरू कर रहे हैं तो 7-8 घंटे पढ़ सकते हैं, परंतु अगर आप एकदम से थर्ड ईयर के बाद सोचते हैं कि अब मुझे करना है तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, पर निरंतरता जो है वो सफलता की कुंजी इसमें रहती है। अच्छा, कोचिंग कितनी ज़रूरी है, नोट्स या कोचिंग? कोचिंग का सर महत्व काफ़ी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, आपने जो सोशल मीडिया की बात की थी वो भी एक कारण है कि नोट्स और मटेरियल का सैलाब आ रखा है अभी, तो उसमें ये ज़रूरी है कि आपको एक सही मार्गदर्शन दिया जाए, सही पथ मिले, और जो स्प्रिंग बोर्ड में दिलीप सर के अंडर जो मार्गदर्शन मिलता है या जो और भी आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, कोई भी छोटे छोटे फाउंडेशन अगर करना है तो कोई रेप्यूटेड कोचिंग से करें, स्प्रिंग बोर्ड से ले लीजिए, कहीं से भी आपको हेल्प मिल रही है। मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी, नहीं तो आपके तैयारी के, आपके जवानी के जो महत्वपूर्ण साल हैं वो बर्बाद हो सकते हैं। दिलीप सर से कभी आप मिले? दिलीप सर से मैं जब जयपुर मैंने कोर्स किया तब मुलाकात हुई थी, और क्योंकि सर काफ़ी व्यस्त रहते हैं तो इतना मिल नहीं पाया था। अभी जब सक्सेस मिला है तब भी मुलाकात हुई है। जोधपुर में भी सर एक बार आए थे जब रिवीजन क्लासेस चलती थी मेंस की, उस समय भी मुलाकात हुई थी सर से। त्रिलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों से बातचीत की और अपने अनुभव शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द जब सर ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद एक अच्छा इंटरव्यू करेंगे और उसके बाद आराम से विस्तृत कई सारी बातें करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।